आतंकी साजिश पर एफबीआई ने बड़ा खुलासा किया। एफबीआई ने आईएस के नापाक मंसूबों को नाकाम कर दिया। उत्तरी कैरोलिना में नए साल से पहले हमले की साजिश रच रहे थे और इसके पहले ही ये बड़ी आतंकी घटना का खुलासा करते हुए पहले से ही नकेल कस दी गई है। उत्तरी कैरोलिना में नए साल से पहले यह हमले की साजिश एसआई की तरफ से की जा रही थी। फास्ट फूड रेस्टोरेंट को निशाना बनाने की कोशिश में एसआई से जुड़े युवक को एफबीआई ने अब गिरफ्तार कर लिया है। तो बड़ा खुलासा यहां पर एफबीआई ने आतंकी साजिश को लेकर किया है। At his home and on his cellular phone. What we found was a manifesto, which the federal complaint alleges contained detailed plans to execute a massacre on New Year's Eve, as people shop, for the holidays. और एक और बड़ी खबर आपको हम बता दें, आज से प्रयागराज में माघ मेले का शुभारंभ होने जा रहा है। दुनिया के सबसे बड़े धार्मिक आध्यात्मिक मेले की शुरुआत आज से होने जा रही है। त्रिवेणी संगम पर लोग आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। इस साल माघ मेले में 6 स्नान पर्व भी पड़ेंगे और आज पहले ही स्नान पर भारी भीड़ का अनुमान व्यक्त किया जा रहा है। 25 से 30 लाख श्रद्धालुओं की आज डुबकी लगाने का अनुमान है। 800 हेक्टेयर में फैला है ये मेला क्षेत्र। मेले में सुरक्षा के कड़े इंतजाम भी किए गए हैं। 44 दिनों तक माघ मेला चलेगा। सीएम योगी के द्वारा अधिकारियों को विशेष दिशा निर्देश भी दे दिए गए हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ ने दिशा निर्देश देते हुए कहा है कि फील्ड पर अधिकारी लगातार तैनात रहें और किसी भी श्रद्धालु को कोई भी असुविधा ना हो, इस बात का खास ध्यान रखा जाए। सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं। हालांकि ठंड लगातार जारी है, लेकिन इस बीच श्रद्धालुओं का पहुंचना लगातार चल रहा है। लगातार श्रद्धालु घाट पर पहुंच रहे हैं और आस्था की डुबकी यहां पर लगा रहे हैं। सबसे बड़ा धार्मिक आध्यात्मिक मेला माघ मेले की शुरुआत हो चुकी है। आज से शुरुआत माघ मेले की होने जा रही है। 44 दिन तक ये मेला चलेगा और 800 हेक्टेयर में ये मेला का जो क्षेत्र है वो फैला हुआ है। सुबह से ही माघ मेले के तहत जो तमाम श्रद्धालु हैं वो घाटों पर पहुंच रहे हैं और आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। 6 स्नान पर्व पड़ने वाले हैं और आज के दिन माना जा रहा है कि 25 से 30 लाख श्रद्धालु आज ही डुबकी लगाने के लिए पहुंच सकते हैं। ये बड़ा अनुमान व्यक्त किया जा रहा है। मेरा संत रमेश दास, कहाँ से आए हैं? कौशाम्बी जिले से राजा परीक्षित की राजधानी से आया हूँ। अच्छा, आज माघी पूर्णिमा है। जी हाँ, क्या महत्व है माघ? बहुत बड़ा महत्व है। आज के दिन जो स्नान करेगा कृतार्थ हो जाएगा 75 साल के लिए। और मैं कन्हैया कृष्ण दरबार से फतेहपुर घाट में रहता हूँ। वहाँ किसी का नेटवर्क मोबाइल नहीं चलता, कोई वाईफाई नहीं चलता। तो देखिए, अलग अलग शहरों से अलग अलग राज्यों से लोग पहुंच रहे हैं। श्रद्धालु और साधु संतों का यहां पर जमावड़ा इस वक्त देखने को मिल रहा है। आपको बता दें कि 44 दिन तक ये माघ मेला चलेगा और मिनी कुंभ की तरह ही इस मेले का आयोजन किया गया है। और ये जो मेला क्षेत्र है वो पूरा 800 हेक्टेयर में फैला हुआ है। मेला क्षेत्र को 7 जोन्स में भी बांटा गया है। आपको बता दें कि 5000 से ज्यादा शिविर यहां पर लगाए गए हैं। 8 किलोमीटर लंबे स्नान घाट भी बनाए गए हैं। साथ ही महिलाओं के लिए खास तौर से चेंजिंग रूम अलग से व्यवस्थित यहां पर किया गया है। बिजली के खंभों पर नंबरिंग भी की गई है और खोया पाया केंद्र की भी व्यवस्था यहां पर की गई है ताकि लोगों को कोई भी दिक्कतें यहां पर ना हो, असुविधा ना हो। सुरक्षा के तगड़े इंतजाम किए गए हैं और उसके लिए 10,000 से ज्यादा जो पुलिसकर्मी हैं वो पूरे मेला क्षेत्र में तैनात रहेंगे। 400 से ज्यादा मेला क्षेत्र में सीसीटीवी कैमरा भी लगाए गए हैं। साथ ही साथ 200 एआई कैमरों से भी ये मेला क्षेत्र लैस है, उसकी भी निगरानी यहां पर की जाएगी। घाटों पर गोताखोरों की भी तैनाती यहां पर की गई है। कल हम लोग को जो आशा है करीब 25 से 30 लाख लोग कम से कम कल स्नान करेंगे। माघ मेले की हम लोगों की तैयारियां आखिरी चरण में है। अभी हम लोगों के घाट जो है वो पूरे हो गए हैं। साइनेज जो है वो लग गई है सारी की सारी। श्रद्धालुओं को बहुत सुगमता से स्नान कराने के लिए हम लोगों की तैयारियां पूरी। 44 दिन तक चलने वाले माघ मेले की शुरुआत आज पौष पूर्णिमा के पर्व से हो चुकी है और इस वक्त हमारी मौजूदगी संगम नोज पर है, जहां पर आप देख सकते हैं कि यहां पर श्रद्धालु आपको पूजा अर्चना करते हुए दिखेंगे। हालांकि संगम की रेती पर अब 44 दिनों तक माघ मेले का आगाज हो चुका है और दूर दूर से श्रद्धालु यहां पर कल्पवास करने के लिए भी पहुंच चुके हैं। लेकिन अगर हम माघ मेले की बात करें तो माघ मेले की शुरुआत यानी कि आज पौष पूर्णिमा के पर्व से हो गई है और जहां तक आपकी
आपकी नजर जाएगी वहां तक आपको सिर्फ श्रद्धालु ही श्रद्धालु देखने को मिलेंगे। अगर हम श्रद्धालुओं के सुरक्षा की बात करें तो आप देख सकते हैं कि ठीक सामने एनडीआरएफ के जवानों को तैनात किया गया है और ठीक सामने आप देख सकते हैं जल पुलिस के जवानों को भी तैनात किया गया है और श्रद्धालुओं के लिए यहाँ पर डीप वाटर बैरिकेडिंग लगा दी गई है, जिसमें ये साफ इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं कि इस डीप वाटर बैरिकेडिंग को बिल्कुल भी पार ना करें, क्योंकि इसके आगे जो पानी है वो बहुत गहरा है। और आप देख सकते हैं कि यहाँ बोरियों से अस्थायी घाट बनाया गया है, जो कि इसमें बोरी रखी गई है, रेत से भरी बोरियां हैं ताकि श्रद्धालु पानी में फिसले ना। अगर हम माघ मेले की बात करें तो इस बार का जो माघ मेला है वो 800 हेक्टेयर में बसाया गया है, जिसमें 17 फायर स्टेशन बनाए गए हैं, 42 पुलिस चौकियां बनाई गई हैं, 17 पुलिस स्टेशन बनाए गए हैं और साथ ही साथ हम आपको बता दें कि 9 पांटून पुल भी बनाए गए हैं। और जैसे जैसे अब यहाँ पर दिन बढ़ेगा वैसे वैसे यहाँ पर श्रद्धालुओं की संख्या भी आपको देखने को मिलेगी। और इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली के रोहिणी में जबरदस्त फायरिंग की घटना सामने आई है। रोहिणी के सेक्टर 24 के बेगमपुर में फायरिंग से दहशत फैल गई। बाइक सवार 3 बदमाश यहां पर आते हैं और फायरिंग की घटना को अंजाम देकर मौके से फरार हो गए। नीली रंग की टोयोटा कार पर कई राउंड फायरिंग की गई है। टोयोटा कार में सवार थे प्रॉपर्टी बिजनेस से जुड़े हुए कारोबारी। बदमाशों ने 25 राउंड फायरिंग की है। दिल्ली पुलिस की तरफ से यह जानकारी साझा की गई है। साथ ही यह भी कंफर्म किया गया है कि घटना में कोई भी घायल नहीं हुआ है, सभी सुरक्षित हैं। वारदात के बाद बदमाश मौके से फरार हो गए और अब पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। कोशिश यही की जा रही है कि इन बदमाशों की पहचान कर उन्हें पकड़ा जा सके। बदमाशों ने करीब 25 राउंड फायरिंग की, जिससे रोहिणी का बेगमपुर इलाका गोलियों की आवाज से दहल गया। बताया जा रहा है कि 3 बाइक सवार बदमाशों ने प्रॉपर्टी डीलर की इनोवा कार पर यह फायरिंग की है, जिससे पूरा इलाका थर्रा गया। रोहिणी के सेक्टर 24 का जो ये घर है जहां हमारी मौजूदगी है, इस घर के ठीक सामने एक टोयोटा कार खड़ी थी, जिस पे बाइक सवार 3 बदमाश आते हैं और ताबड़तोड़ फायरिंग करने लग जाते हैं। तकरीबन 2 दर्जन से ज़्यादा ताबड़तोड़ फायरिंग की जाती है। इसका आप यहाँ पर देख सकते हैं, पुलिस ने मार्किंग भी कर रखी है। पुलिस के मुताबिक ये मामला रंगदारी से जुड़ा है। प्रॉपर्टी डीलर के पास 2 बार इंटरनेशनल नंबर से व्हाट्सएप कॉल और मैसेज आए थे, जिसमें रंगदारी की मांग की गई थी, लेकिन पीड़ित ने इसकी शिकायत पुलिस को नहीं की। यहाँ पे एक बिजनेसमैन है, उनको डराने के लिए फायरिंग की गई थी। प्रॉपर्टी डीलर की कार पर हुई फायरिंग के बाद पुलिस मामले की जांच में जुटी है। पुलिस ने इलाके के कई सीसीटीवी खंगाले हैं, जिसमें एक बाइक पर 3 संदिग्ध नजर आ रहे हैं। वहीं दूसरे सीसीटीवी फुटेज में 2 संदिग्ध पैदल चलते हुए दिखाई दे रहे हैं, जबकि तीसरा बदमाश बाइक पर पीछे से आता हुआ दिख रहा है। पुलिस को शक है कि इन्हीं बदमाशों ने प्रॉपर्टी डीलर पर गोली चलाई है। वहीं तेलंगाना के खम्भम में उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक स्कूल बस नहर में पलट गई। इसमें 20 बच्चे घायल हो गए और इन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां सभी का इलाज चल रहा है। आरोप है कि बस का ड्राइवर नशे में था, जिसकी वजह से बस पर उसका कंट्रोल नहीं रहा और बस नहर में जा गिरी। गनीमत रही कि नहर में पानी नहीं था, जिसकी वजह से बड़ा हादसा होते होते टल गया। लेकिन 20 बच्चे बुरी तरह जख्मी हो गए, जिन्हें तुरंत रेस्क्यू किया गया और अस्पताल में भर्ती कराया गया। बताया जा रहा है कि बस में जरूरत से ज्यादा बच्चों को बिठाया गया था। करीब 107 बच्चे बस में सवार थे। स्थानीय लोगों की मदद से बच्चों को रेस्क्यू किया गया। वहीं घायल छात्रों ने बताया कि ड्राइवर नशे में था। बता दें कि ये बस विवेकानंद स्कूल की थी। वहीं अब पुलिस आरोपी ड्राइवर के खिलाफ कार्रवाई की तैयारी में जुटी है। वहीं हरियाणा की सिरसा जिला जेल से जो वार्डन सुखदेव सिंह है, उन्होंने आत्महत्या कर ली। मरने से पहले वार्डन ने 2 सुसाइड नोट भी लिखे, जिसमें आत्महत्या के लिए डीएसपी समेत 2 अधिकारियों को जिम्मेदार बताया गया। बताया जा रहा है कि डीएसपी और 2 अधिकारी पिछले कई दिनों से वार्डन सुखदेव सिंह को परेशान कर रहे थे। वार्डन ने कई बार अधिकारियों से विनती की कि वो हार्ट के पेशेंट हैं, उन्हें नाइट ड्यूटी न दी जाए, लेकिन इसके बाद भी अधिकारियों ने उनकी एक न सुनी। बल्कि मृतक के पिता ने जब अधिकारी की मां से विनती की तो अधिकारी और ज्यादा नाराज हो गए और उसने मृतक वार्डन को और ज्यादा परेशान करना शुरू कर दिया। तो ये जो है ये चिढ़ गया, मां के कहने पर चिढ़ गया, इसने और ज्यादा टॉर्चर कराया जी। वहीं सुसाइड से पहले वार्डन ने अपने बेटे को फोन भी किया। मृतक के बेटे ने डीएसपी और अधिकारी को अपने पिता की मौत के लिए जिम्मेदार बताया है। 5 बजे पापा का फोन आया था मेरे पास शाम को 1 तारीख को, भी मैंने सुसाइड कर ली है।
और उन्होंने जिम्मेवार अरुण गोदारा और फूल कुमार एलओ को बताया गया है। फिलहाल पुलिस मामले की तफ्तीश में जुटी है। मृतक के परिजनों ने जेल के डीएसपी समेत 2 अधिकारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। साथ ही चेतावनी दी है कि अगर इस मामले में आरोपी अधिकारियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई तो वो शव नहीं लेंगे। बड़ी खबर आपको बता दें, यूपी पुलिस का ऑपरेशन लंगड़ा लगातार जारी है। ग्रेटर नोएडा में एनकाउंटर किया गया और एक बदमाश गिरफ्तार कर लिया गया है। इस बदमाश पर यह आरोप था कि वो राह चलते लोगों से लूट किया करता था, लोगों की आंखों में मिर्ची पाउडर डालकर वारदात को अंजाम दिया करता था। बदमाश पर आधा दर्जन मुकदमे भी दर्ज है। इकोटेक 3 थाना क्षेत्र की पुलिस ने इस एनकाउंटर को अंजाम दिया और बदमाश को धर दबोचा, उसको पकड़ लिया है। आधा दर्जन इस पर मामले भी दर्ज थे। लोगों की आंखों में मिर्ची पाउडर डालकर लूट की वारदात को यह अंजाम दिया करता था। एक और बड़ी खबर आपको बता दें बुलंदशहर से, जहां पर यूपी पुलिस का ऑपरेशन लंगड़ा जारी है। रेप और हत्या के आरोपियों को एनकाउंटर के बाद गिरफ्तार कर लिया गया। आरोपियों ने पुलिस टीम पर फायरिंग की। राजू और गवली पुलिस एनकाउंटर में घायल हो गए हैं। आरोपियों के पास से 2 तमंचे और कारतूस भी बरामद किया गया है। 6 साल की बच्ची से रेप और हत्या के आरोपी हैं दोनों बदमाश। खेत में पड़ी मिली थी बच्ची की लाश। बच्ची के परिजनों ने रेप के बाद हत्या का आरोप लगाया था और पुलिस को इन दोनों की तलाश थी। पुलिस ने दोनों का एनकाउंटर कर इनको गिरफ्तार कर लिया है। कई मामले इनके ऊपर दर्ज है और आरोपी के पास से 2 तमंचे और कारतूस भी बरामद किए गए हैं। अब पुलिस आगे की जो कार्रवाई है वो कर रही है। बुलंदशहर में भी यूपी पुलिस का ये ऑपरेशन लंगड़ा देखने को मिला। रेप और हत्या के आरोपियों को एनकाउंटर के बाद गिरफ्तार कर लिया गया है। 2 तस्वीरें भी आप देख रहे हैं। ग्रेटर नोएडा की एक तस्वीर और दूसरी तस्वीर है बुलंदशहर की। ग्रेटर नोएडा में भी लूट की वारदातों में शामिल शख्स को गिरफ्तार किया गया, एनकाउंटर किया गया उसका। और बुलंदशहर की तस्वीर आप देख रहे हैं। रेप और हत्या के आरोपियों को एनकाउंटर के बाद गिरफ्तार किया गया। बुलंदशहर में 6 साल की बच्ची से रेप और हत्या के दोनों बदमाश जो आरोपी बताए जा रहे हैं उन दोनों को ही पकड़ लिया गया है। परिजनों ने कई गंभीर यहां पर आरोप लगाए थे कि बच्ची का रेप किया गया, उसके बाद उसकी हत्या कर दी गई। और ग्रेटर नोएडा बुलंदशहर दोनों में ही उत्तर प्रदेश पुलिस का ऑपरेशन लंगड़ा जारी रहा। ये एनकाउंटर इकोटेक 3 थाने की पुलिस ने किया और इस बदमाश को गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की। पुलिस की गोली लगने के बाद लंगड़ाते जिस बदमाश को आप देख रहे हैं वो सुनसान जगहों पर लूट की घटनाओं को अंजाम देता था। उसने पीछे पुलिस को आता देख पुलिस के ऊपर फायर कर दिया। आत्मरक्षार्थ पुलिस ने भी फायर किया जिससे बदमाश के पैर में गोली लगी है। राह चलते लोगों को निशाना बनाता था, उन्हें अकेला पाकर उनकी आंखों में मिर्ची से हमला करता था और फिर लूट करता था। इस बदमाश के ऊपर आधा दर्जन से ज्यादा मुकदमे दर्ज हैं। इसके कब्जे से चोरी की एक मोटरसाइकिल, एक तमंचा और कारतूस बरामद हुए हैं। वहीं महाराष्ट्र के पुणे में पीएसआई भर्ती में देरी और आयु सीमा को लेकर हजारों उम्मीदवारों ने मनोज जरांगे के नेतृत्व में विरोध प्रदर्शन किया। दरअसल पुलिस सब इंस्पेक्टर भर्ती में लगातार देरी हो रही है, जिसको लेकर उम्मीदवारों का गुस्सा लगातार बढ़ रहा है, जिसे लेकर बड़ी संख्या में उम्मीदवार सड़कों पर उतरे। उम्मीदवारों के इस प्रदर्शन को आवाज मराठा समाज के कार्यकर्ता मनोज जरांगे ने दी। राज्याची आणि देशाची घडवणारी पिढी आहे। ही सुशिक्षित वर्ग एमपीएससी यूपीएससी करणारे विद्यार्थी आणि लाखभर विद्यार्थ्यांचा वाटोळा करण्याचा सरकारला अधिकार नाही। ये प्रदर्शन बाबा भिड़े ब्रिज के पास नदी किनारे आयोजित किया गया, जिसमें हजारों छात्रों ने भाग लिया। छात्रों का कहना है कि पुलिस सब इंस्पेक्टर भर्ती की प्रक्रिया में कई महीनों से देरी हो रही है, जिससे उनका करियर प्रभावित हो रहा है। छात्रों की मांग है कि परीक्षा के लिए उम्र सीमा 1 साल बढ़ाई जाए। वहीं मनोज जरांगे ने चेतावनी दी है कि अगर सरकार छात्रों की समस्याओं का समाधान करने में विफल रहती है तो राज्यव्यापी आंदोलन किया जाएगा। बिहार में पुलिस ने करोड़ों रुपए के प्रतिबंधित कोडीन सिरप जब्त कर लिया है, जिसे अवैध तरीके से झारखंड के सीमावर्ती रास्ते से बिहार लाया गया था। लेकिन ये कोडीन सिरप अपने ठिकाने पर पहुंचता उससे पहले बिहार पुलिस ने इसे जब्त कर लिया। करीब 220 कार्टून कोडीन सिरप पुलिस ने जब्त किया, जिसमें 100 ml की 30,800 बोतल है। 16,800 पीस कोडीन फॉस्फेट का सिरप इधर है और उधर जो है 100 पीस है, 14,000 पीस कोडीन फॉस्फेट का सिरप वो हो गया। एक ट्रक से एक अभियुक्त गिरफ्तार हुआ है और एक कंटेनर से इस पे गिरफ्तार हुआ है।
पकड़े गए कोडिन सिरप की कीमत करोड़ों में बताई जा रही है। बाजार में 100 ml का कोडिन सिरप 164 रुपए में बिकता है, जिसका इस्तेमाल नशे के लिए किया जाता है। क्योंकि बिहार में शराबबंदी है, ऐसे में ये कोडिन सिरप शराब का सस्ता विकल्प बन गया है, जिसका नशा 8 से 12 घंटे रहता है। और आइए अब बात करेंगे देश के सबसे साफ और स्वच्छ शहर इंदौर की, जहां पर दूषित पानी पीने से अब तक 15 जिंदगियां खत्म हो गई। सवाल ये है कि आखिर इंदौर में ऐसे हालात बने ही क्यों। इस बीच एबीपी न्यूज को एक्सक्लूसिव जानकारी हाथ लगी है, जिसके अनुसार इस मामले में अधिकारियों की बड़ी लापरवाही सामने आई है। जानकारी के मुताबिक जिस पाइपलाइन में ड्रेनेज का पानी मिला था, उसे महीनों पहले ही बदला जाना था। 8 अगस्त को भागीरथपुरा इलाके की नर्मदा पाइपलाइन बदलने का टेंडर भी पास हुआ था। टेंडर भरने की आखिरी तारीख 15 सितंबर की थी, लेकिन 2 दिन बाद 17 सितंबर को टेंडर खोला भी जाना था। 17 सितंबर की जगह करीब 100 दिन के बाद 29 दिसंबर को टेंडर खोला गया। आरोप यह है कि निगम आयुक्त दिलीप कुमार यादव और अपर आयुक्त रोहित सिसोदिया ने टेंडर खोला ही नहीं। तो यानी इससे साफ हो गया है कि अगर 17 सितंबर को ही टेंडर खोल दिया जाता तो अब तक पाइपलाइन का काम शायद पूरा हो जाता और लोगों को अपनी जान नहीं गंवानी पड़ती। लेकिन नगर निगम के अधिकारी और सरकार सोती रही। इस बात का खुलासा खुद उस इलाके के बीजेपी पार्षद कमल भागेला ने किया। एबीपी न्यूज से बातचीत में उन्होंने दावा किया कि उनकी शिकायतों पर अधिकारियों ने ध्यान नहीं दिया। उसी समय हमने निगम में भी कहा है, लिखित में भी है कि इस पूरे क्षेत्र का जो सिस्टम है कोलैप्स है ना, पूरा तहस नहस है। पार्षद कमल भागेला ने सीएम मोहन यादव को एक चिट्ठी लिखकर लोगों की मौत के लिए अफसरों को जिम्मेदार ठहराया। कलेक्टर महोदय से कहा है और कमिश्नर साहब से कहा है, माननीय मंत्री जी ने भी सही संज्ञान में डाला है कि जो पानी उस दिन आया था और जो स्मेल आई थी उसको ढूंढना चाहिए। और 8 दिन हो गए यहाँ किसी प्रकार का लीकेज, सीपेज या कहीं नर्मदा डोलती हुई या कोई नाला नहीं मिला। स्थानीय पार्षद कमल भागेला भले ही आज घड़ियाली आंसू बहा रहे हों, लेकिन इस घटना के लिए वो भी सवालों के घेरे में हैं, क्योंकि कई महीने से उनके इलाके के लोग गंदे पानी से परेशान थे, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं किया। तो देखिए, अपनी स्वच्छता के लिए पूरे देश में नंबर 1 रहने वाला ये शहर आज सवालों के घेरे में है। इंदौर के भागीरथपुरा इलाके में नर्मदा पाइपलाइन से सप्लाई किए गए पानी में अत्यधिक प्रदूषण पाया गया है। जांच रिपोर्ट्स की माने तो भागीरथपुरा इलाके में नर्मदा लाइन से जो पानी सप्लाई हो रहा था, उसमें घातक बैक्टीरियाज थे। अब तक 80 सैंपल्स की जांच कराई गई है, जिनमें से कुछ की रिपोर्ट भी सामने आ गई है। और सूत्रों के मुताबिक पानी के नमूनों में फीकल कॉलीफॉर्म, ई कॉली और क्लैप्सियला बैक्टीरिया के उच्च स्तर पाए गए हैं, जिनके संपर्क में आने से उल्टी और दस्त जैसी समस्याएं हो सकती हैं। खबर यह भी है कि कुछ नमूनों में कोलेरा से संबंधित बैक्टीरिया के तत्व भी मिले हैं। तो इंदौर में जहरीले पानी से हुई मौत के बाद जहां अपनों को खोने वाले लोगों के घरों में इस वक्त मातम पसरा हुआ है, लोगों में दूसरी तरफ भारी आक्रोश और नाराजगी भी है। इस बीच कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन कर जिम्मेदार अधिकारियों और सख्त कार्रवाई की बात भी कही है। इंदौर में कांग्रेस के सैकड़ों कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे और जमकर प्रदर्शन किया। इस्तीफा दो, इस्तीफा दो। कार्यकर्ताओं ने पत्रकार के सवाल पर भड़के मंत्री कैलाश विजयवर्गीय से भी इस्तीफे की मांग की। कांग्रेस पार्टी जो विपक्ष में है, आज उसका प्रोटेस्ट भी यहाँ पर हो रहा है। आप देख सकते हैं हाथों में पोस्टर लेकर के ये तमाम कांग्रेस के कार्यकर्ता यहाँ पर निकले हुए हैं। इंदौर ही नहीं, राजधानी भोपाल में भी कांग्रेस के कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे। प्रदेश की जनता ये पानी पी रही है और बीजेपी के विधायक मंत्री आरओ बिस्लेरी का पानी पी रहे हैं। प्रदर्शनकारी कार्यकर्ताओं ने आगे बढ़ने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने बैरिकेड लगाकर उन्हें रोक दिया। तो देखिए, इंदौर में दूषित पानी से हुई मौतों के बाद लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं। सवाल ये भी कि समय रहते अधिकारियों और सरकार की नींद आखिर क्यों नहीं खुली, और सवाल तो मौत का आंकड़ा छिपाए जाने को लेकर भी सामने आ रहे हैं। जहां इस घटना के बाद लोगों में खौफ है, गुस्सा है, क्योंकि अभी भी कई लोग अस्पताल में जिंदगी और मौत से जूझ रहे हैं। वहीं इस बीच प्रदेश के सीएम मोहन यादव की एक तस्वीर ने सबका ध्यान खींचा। इंदौर जहां लोगों की मौत हुई, वहां से करीब 50 किलोमीटर दूर उज्जैन में मुख्यमंत्री एक कार्यक्रम में पहुंचे थे। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री जी लगातार हंसते, ताली बजाते नजर आए। मैं निवेदन करता हूं कि माननीय महोदय हमारी मांगों पर ध्यान करेंगे, हमारे यहाँ की मुख्य आवश्यकताओं की घोषणा करेंगे, और मैं इसी के साथ अपनी बात को और फिर से आपको एक बार
सारे क्षेत्र की जनता की ओर से आपका वंदन, अभिनंदन। इससे पहले कल इंदौर नगर निगम में समन्वय की कमी के सवाल पर प्रदेश के मंत्री कैलाश विजयवर्गीय भी हंसते हुए नजर आए थे। समन्वय आप बिठाएंगे कैलाश विजयवर्गीय समन्वय का हमारा तो काम ही यही है। तो देखिए, इंदौर में दूषित पानी पीने से हुई मौतों पर राजनीतिक गलियारों में भी जमकर हंगामा हुआ। न सिर्फ विपक्ष बल्कि बीजेपी नेता और मध्य प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती ने भी प्रदेश सरकार को आड़े हाथों लिया। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि बीजेपी शासित मध्य प्रदेश कुप्रशासन का केंद्र बन चुका है। उन्होंने सोशल मीडिया में लिखा कि इंदौर में पानी नहीं जहर बटा और प्रशासन कुंभकर्णी नींद में रहा। घर घर मातम है और ऊपर से बीजेपी नेताओं के अहंकारी बयान। जिनके घरों में चूल्हा बुझा है उन्हें सांत्वना चाहिए थी, लेकिन सरकार ने घमंड परोसा। बार बार शिकायत के बाद भी सुनवाई क्यों नहीं हुई? ये फोकट सवाल नहीं, ये जवाबदेही की मांग है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी इस मामले में प्रधानमंत्री की चुप्पी पर सवाल उठाया। विपक्षी नहीं, अब बीजेपी को अपने नेताओं के सवालों का भी सामना करना पड़ रहा है। उमा भारती ने सोशल मीडिया पर लिखा कि जहर मिला पानी जिंदगियों को निगल गया। घटना शर्मिंदा और कलंकित करने वाली है। जिंदगी की कीमत 2 लाख रुपए नहीं होती। परिवारों से माफी, दोषियों को सजा देनी होगी। इंदौर दूषित पानी के मामले में ये कौन कह रहा है कि हमारी चली नहीं? आप पद पर बैठे हुए बिस्लरी का पानी क्यों पीते रहे? बात कर लेते हैं अब उत्तर प्रदेश की, जहां के लखीमपुर खीरी में एक बुजुर्ग गुस्सा होकर मोबाइल के टावर पर ही चढ़ गया और इस बुजुर्ग को टावर पर देखकर लोगों की भीड़ आसपास जमा होगी। हालांकि प्रशासन ने कुछ देर बाद उन्हें नीचे उतार लिया। बुजुर्ग को नीचे उतारने के लिए कई पुलिसकर्मी और दमकल कर्मी टावर पर चढ़ गए थे। ऊपर पहुंचकर बुजुर्ग को जब समझाया गया तो वो मान गए और नीचे उतरने के लिए तैयार हो गया। बुजुर्ग को नीचे उतारने में सभी के पसीने छूट गए, क्योंकि ये बुजुर्ग अपना कंबल और बाकी सामान लेकर टावर पर चढ़ गया था। सबसे पहले बुजुर्ग को कंबल के साथ ही रस्सी से बांधा गया, सिर पर हेलमेट पहनाया गया और बेहद सावधानी से नीचे उतारा गया। जब तक ये बुजुर्ग नीचे नहीं उतर गया तब तक लोगों की सांस अटकी रही। बताया जा रहा है इस बुजुर्ग की पत्नी की मौत हो चुकी है। इसका एक बेटा है जो दूसरे शहर में रहता है और इसी से परेशान होकर बुजुर्ग मोबाइल टावर पर चढ़ गया था। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में एक पर्चे ने लोगों को डरा दिया है। इस पर्चे के जरिए मुस्लिम लोगों को गांव छोड़ने का अल्टीमेटम दिया गया और ऐसा नहीं करने पर जिंदा जलाने की धमकी दी गई। पर्चे पर शिवाजी महाराज की तस्वीर है। एक तरफ जय श्री राम और दूसरी तरफ हर हर महादेव लिखा है और नीचे धमकी भरे अंदाज में लिखा है 24 घंटे के अंदर गांव खाली कर दो वरना जिंदा जला दिए जाओगे। पर्चे पर विक्रम नाम लिखा है जिसने खुद को कट्टर सनातनी बताया है। ये पर्चे सिकंदराबाद के बुखेड़ा गांव में दिखाई दिए हैं, जिसने लोगों को परेशान कर दिया है। हम तो जब उठे हैं सुबह तो हमारे पेट पे पर्चा पड़ी हुई, तो हमने देखे ये क्या चीज है। फिर हमने औरन से इंक्वायरी करी तो हमारे सगले जितने भी घर हैं, हमारे 14-15 घर हैं, सबके हमारे घर पर पड़े हुए थे। अच्छा। और किसी के पर नहीं है, और भी घर हैं यहाँ। गाँव वालों ने इस पर्चे की शिकायत पुलिस से की है। पुलिस द्वारा इस पूरे प्रकरण में अभियोग पंजीकृत किया गया है। इसकी गहनता से जांच की जा रही है। जो भी तत्व इसमें प्रकाश में आएंगे जिनके द्वारा ये घटना की गई होगी, उनके विरुद्ध कठोर दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। पुलिस आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है और ये हरकत करने वाले असामाजिक तत्वों की खोज कर रही है। वहीं यूपी में बीजेपी के एक विधायक ने 2 दिन पहले जन्मदिन का जश्न मनाया था और वो एक मीटिंग में शामिल होने के लिए पहुंचे, लेकिन तभी उन्हें दिल का दौरा पड़ गया, जिसके चलते उनकी जान चली गई। 1 जनवरी को बरेली की फरीदपुर सीट से बीजेपी के विधायक श्याम बिहारी का जन्मदिन था और वो जहां जहां जा रहे थे कार्यकर्ता फूल बरसाकर उनका स्वागत कर रहे थे। बीजेपी विधायक के बर्थडे पर कार्यकर्ताओं ने कार्यक्रम भी आयोजित किया था, जहां श्याम बिहारी ने केक काटा और समर्थकों को खिलाया। लेकिन किसको पता था कि अगला दिन ऐसी खबर लेकर आएगा। बताया जा रहा है श्याम बिहारी लाल शुक्रवार को सर्किट हाउस में मौजूद थे, जहां SIR को लेकर बैठक चल रही थी। इस बैठक में बीजेपी विधायक को हार्ट अटैक आया और अस्पताल ले जाते वक्त उन्होंने दम तोड़ दिया। और एक बड़ी खबर आपको बता दें मध्य प्रदेश से, जहां के जबलपुर में बड़ा बवाल देखने को मिला। जैन समाज पर अभद्र टिप्पणी किए जाने पर यह पूरा हंगामा शुरू हुआ था। 2 गुटों में कहासुनी के बाद भयंकर बवाल की तस्वीरें सामने आई है। उग्र भीड़ पर
पुलिस ने लाठीचार्ज किया और घटना के बाद अब इलाके में तनाव की स्थितियां बनी हुई हैं। जबलपुर में ये पूरा बवाल देखने को मिला। जैन समाज पर अभद्र टिप्पणी किए जाने के बाद हंगामा शुरू हो गया। उग्र भीड़ पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया, भीड़ को तितर-बितर करने की कोशिश की, मामला शांत कराया गया, लेकिन अभी भी तनाव देखने को मिल रहा है, जिसकी वजह से पुलिस बल की निगरानी है और तैनाती भी देखने को मिल रही है। दो गुटों में कहासुनी होती और उसके बाद ये जो कहासुनी है वो बवाल में तब्दील हो गई, मारपीट में तब्दील हो गई। पुलिस प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची और उसके बाद लाठीचार्ज कर भीड़ को यहां से हटाया गया, लोगों को शांत कराने का प्रयास किया गया। जबलपुर की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। जैन समाज पर अभद्र टिप्पणी किए जाने के बाद हंगामा शुरू हो गया। अमरजीत खरे हमारे साथ जुड़े हुए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। अमरजीत खरे, अभी क्या स्थिति वहां पर बताई जा रही है? पूरा मामला कैसे इतना ज्यादा बढ़ गया कि बवाल की स्थितियां बन गई? जी देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जबलपुर का ये कोतवाली इलाका है, वहाँ पे कमानिया गेट है और वहीं पे एक बहुत फेमस बड़कुल स्वीट्स की दुकान है। बताया ये जा रहा है पुलिस के मुताबिक कि कर्मचारियों जो होटल संचालक हैं, होटल संचालक क्योंकि जैन समाज के हैं, तो उनका जो अपने कर्मचारियों से किसी बात को लेके विवाद हो गया और विवाद इतना बढ़ गया कि जो कर्मचारी हैं उन्होंने जैन समाज को लेके कुछ अभद्र टिप्पणी कर दी, जिसके बाद विवाद लगातार तूल पकड़ता गया और विवाद इतना बढ़ा कि आसपास के जैन समाज के लोग इकट्ठा हो गए और काफी हंगामे के बाद स्थिति इतनी बेकाबू हो गई कि सैकड़ों की तादाद में वहाँ पे जैन समाज के लोग और दूसरे समाज के लोग जो है वो इकट्ठा हो गए। बाद में वहाँ पुलिस मौके पे पहुंची, हंगामा शुरू हो गया। दोनों समाज के लोग एक दूसरे पे जो है आरोप प्रत्यारोप लगाने लगे और नारेबाजी करने लगे, जिसके बाद पुलिस को हल्का बल प्रयोग करना पड़ा। क्योंकि तनाव की स्थितियां है तो ऐसे में अभी भी पुलिस बल की तैनाती यहाँ पर नजर आ रही है।